लेकिन हमारे विधानसभा में मल्टी कनेक्टिविटी की सड़कें हैं। एक गांव में 3 तरफ से आने जाने की सुविधा है, 2 तरफ से जाने की सुविधा है। मैं समझता हूँ मगध प्रमंडल में इतना किसी भी विधानसभा में कनेक्टिविटी सड़कों की नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय सचिव विनोद प्रसाद यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबों का भी स्वागत। मेरा पहला सवाल यह है कि अभी चुनाव को लेकर के तमाम दलों में एक कह लें कि उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है, सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। कितना श्योर हैं आपके शेरघाटी से फिर उम्मीदवार आप एनडीए के रहिएगा? ये एनडीए में करीब करीब सीट शेयरिंग का मामला सब तय हो चुका है और यहाँ पर एनडीए के अंदर कोई झगड़े नहीं। और जब एनडीए के सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो चूंकि उम्मीदवार का नाम तय संसदीय बोर्ड करती है, तो पार्टी के संसदीय बोर्ड जब बैठेगी तो आपको उसका सूचना आप तक मिल जाएगा। वो ठीक है। अगर आप उम्मीदवार होते हैं, अभी जो परिस्थितियां हैं चुनावों की, कैसी चुनौती दिख रही है आपको? मैं समझता हूं कि मैं 2010 से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। जितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए 2010 में थी, उससे कम चुनौती 2015 में रही। और मैं चुनाव हार जरूर गया 2020 में। 20 में भी चुनौतियां बहुत थी नहीं। एक व एक मामले ऐसे कुछ उछाले गए जिसके चलते हम परिणाम में अपने सीट को परिणत नहीं कर सके और यहाँ पर हम जो ऐसे साजिश का शिकार हो गए। 10 साल आप रहे यहाँ पर विधायक के रूप में, क्या उपलब्धियां रही हैं? 10 साल जब मैं विधायक था तो मुझे विरासत में पूरी शेरघाटी विधानसभा के शेरघाटी, डोभी, आमस तीनों प्रखंडों में 0 किलोमीटर सड़कों का तोहफा मिला था। जब ग्रामीण क्षेत्रों में एक आध गांव छोड़ दीजिए, चिताब हो गया, इधर नकनुप्पा हो गया, मोहम्मदपुर हो गया और एक आध गांव डोभी में छोड़ दिए, तो बाकी कोई गांव ऐसी थी नहीं जहां पर सड़कें थी। आज के तारीख में अभी राज्य सरकार का सिंगल कनेक्टिविटी के बाद अब डबल कनेक्टिविटी का योजना शुरू की गई है, लेकिन हमारे विधानसभा में मल्टी कनेक्टिविटी की सड़कें हैं। एक गांव में 3 तरफ से आने जाने की सुविधा है, 2 तरफ से जाने की सुविधा है। मैं समझता हूँ मगध प्रमंडल में इतना किसी भी विधानसभा में कनेक्टिविटी सड़कों की नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, शेरघाटी, डोभी, आमस, शेरघाटी, ये ब्लॉक हैं आपके। कई नदियां गुजरती हैं, नीलाजन हो, मोरहर हो, बुढ़िया हो। स्वाभाविक है कि नदियों की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, लोगों को आने जाने का रास्ता कम होगा, पुल की दिक्कत होगी। क्या दिक्कत है कनेक्टिविटी में? ये बात वास्तविक है कि यहाँ नदियों की संख्या अधिक है और जिसके चलते कनेक्टिविटी में कठिनाई थी। लेकिन आप देखे होंगे हर प्रखंड में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम डोभी प्रखंड में था। तो डोभी प्रखंड में हम लोगों ने माकमपुर के पास पुल बनवाया, कोठवारा के पास बनवाया, फिर आपको नगरपुर के पास पुल बनवाया, गुरुआ नाला में पुल बनाया, बभनदेव में बनवाया, फिर आपको एक पंचवहिनी स्थान है वहां बनवाया और भी जगह वहां पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुलिया तो 20-25 बने। ये सब 500-600 मीटर की सड़क पुल हैं। आपको यहाँ पर शेरघाटी में देखिए तो आगे घाघर के पास पुल बना, भोक्तापुर पास बना, बटकुरा के पास बना। इधर आमस में देखिए तो राजा बिघा और ये जो खुरचिताब है वहां पर पुल बनी। ऐसे ऐसे दर्जनों पुल पुलिया बने जिससे कम्युनिकेशन आज बरसात के समय में भी आप किसी गांव में आ जा सकते हैं आसानी से। शेरघाटी शहर में आप रहते हैं। शेरघाटी शहर के लिए एक पहले से नगर पंचायत, नगर परिषद है। शहर में आपकी क्या भूमिका रही जब आप सत्ता में थे, जब आप विधायक के रूप में थे? शहर के विकास के लिए क्या योगदान है? जब मैं विधायक था तो उसमें मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना चला करता था। तो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से मैंने कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया शहर के विकास में खर्च किया।
बसंत बाग जैसे मोहल्ले आप देख रहे हैं जो प्योर गांव के शक्ल में थे, आज शेरघाटी का सबसे पॉश मोहल्ला है। दूसरी बात है कि शेरघाटी नदियों से घिरा हुआ था और 9 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर का बाईपास सड़क का निर्माण मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके बनवाया, रिंग रोड, जिससे उस रिंग रोड के बन जाने से शेरघाटी के हजारों लोग रातों रात करोड़पति अरबपति हो गए। लेकिन वो रिंग रोड तो बना हाल में, मतलब 20 के बाद बना है। हाँ बिल्कुल, चूंकि निर्माण तो बाद में ही होता है, लेकिन ये रिंग रोड का प्रस्ताव पास हुआ था 2018 में, जब मैं विधायक था। 2018 में मुख्यमंत्री, उसका आप DPR चेक कर सकते हैं, उसका आप देखे होंगे कि 2018 में मैंने उस पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ 5 से 6 घंटे तक पूरे नदी के किनारे किनारे सर्वे कराया था। कुछ लोग उसके गवाह भी हैं कि मैं 5-6 घंटे रह करके उसको सर्वे करा करके और बिहार सरकार से उसको स्वीकृत कराया। काम तो थोड़ा सा देर से देर लगता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है सो 2018 से ही प्रारंभ थी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़ा कोर इशू है, इसमें आपका क्या योगदान रहा? 10 वर्षों में आपने क्या किया? अभी क्या डेवलपमेंट हुआ? आपकी सरकार है, आप सत्तारूढ़ दल में है। देखिए, शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है जीवन में। बगैर शिक्षा के व्यक्ति अधूरा रह सकता है, और इसमें खास करके महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है, चूंकि आधी आबादी महिलाओं का है। तो हम लोगों ने, हमारी सरकार जो थी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी भी चल रही है, तो हम लोगों ने 2020 के पहले ही दूसरे कार्यकाल में ही सभी पंचायतों में +2 हाई स्कूल की स्थापना करा दिया था, जिसके चलते लड़कों का शिक्षा तो बेहतर था ही, अब लड़कियों की शिक्षा भी बेहतर हो गई है, क्योंकि लड़कियां भी अब जैसे +2 तक उनको एजुकेशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। और +2 के बाद वे फिर ग्रेजुएशन के लिए फिर अनुमंडल में हम लोगों का SMSG कॉलेज है, तो SMSG कॉलेज में लोगों का चाहिए। फिर हम लोगों की अब सरकार चाहती है कि अब अनुमंडल स्तर पर जो ग्रेजुएट कॉलेज है उसको प्रखंड लेवल पर ले जाया जाए। तो आने वाला दिन में माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि अब हम ग्रेजुएट कॉलेज को प्रखंड लेवल तक ले जाएंगे, जिसमें हमारा डोभी है, आमस है, और भी शेरघाटी का जो कुछ डेवलप एरिया, उन जगहों को हम लोग शिक्षा से जोड़ेंगे। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं शेरघाटी में? अक्सर चर्चा होती रहती है, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, क्या वृद्धि हुई है, क्या हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में शेरघाटी पूरे गया जिला में मुख्यालय अगर आप छोड़ दें तो मुख्यालय के बाद दूसरा स्थान स्वास्थ्य में आता है। NMCH गया वगैरह में भी बहुत सा सुविधा डेवलप किया गया है राज्य सरकार की ओर से। मल्टी स्पेशलिस्ट वहां पर जब बैठने लगे हैं, और भी सभी लोगों के जो रोग का निदान के लिए वहां पर स्थापित किया गया है। शेरघाटी में हम लोगों ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद ट्रामा सेंटर के लिए, यहाँ पर हमारा डिमांड था शुरू से, जब से मैं विधायक बना था, यहाँ ट्रामा सेंटर की स्थापना हो चुकी है, और राज्य सरकार ट्रामा सेंटर में अब चिकित्सकों को पदस्थापित भी करने जा रही। आप जब कोरोना काल, जब 2019-20 में जो बहुत ही डिफिकल्ट समय था, तो उस समय आपने देखा होगा कि गया के बाद शेरघाटी में ही कोरोना के लिए बेहतर इलाज हो रहे थे। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी शेरघाटी बहुत आगे गया है, और यहाँ पर कुछ जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने के लिए राज्य सरकार से बराबर प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विस्तार है? ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इसके अलावे 2-3 स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर जो ऐसे बना है, श्री रामपुर में हो गया, फिर आपको समोद बिघा में हो गया, इस तरह के सेंटर और भी प्रस्तावित हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधा 24 घंटा लोगों को मिलता रहे। आने वाले चुनाव में अगर आप कैंडिडेट होते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको सम्मान देती है, तो क्या ऐसी चीज है जो बच गया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? हमें ऐसा भरोसा है कि हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, और 2010 से पार्टी हमको अवसर देती रही है शेरघाटी विधानसभा के लिए, और 2020 में हम रिजल्ट पर नहीं भी जा कर करके 2015 से बेहतर वोट प्राप्त किया था। इसलिए इस बार भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी हमें जरूर अवसर देगी, और मैं पार्टी के
नेता के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो हमारे वरीय नेतागण हैं, उन लोगों के प्रति हम आशावान हैं, कृतज्ञ हैं कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर इतना ट्रस्ट करते हैं। डोभी में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहा है। सिरघाटी को जिला का दर्जा दिए जाने की भी लंबी मांग है, लॉन्ग स्टैंडिंग 2 दशक से चल रही है। कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन चीजों पर क्या सोचते हैं? देखिए, डोभी कॉरिडोर जो है वो देश में सबसे अहम कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। एक पश्चिम बंगाल में, एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में। ये तीनों कॉरिडोर का मुख्यालय डोभी होगा और जब मुख्यालय डोभी होगा तो इस कॉरिडोर में 1700 एकड़ जमीन पब्लिक के द्वारा लिए गए हैं और करीब 1300 एकड़ जमीन जो वन विभाग के जमीन थे, सरकार ने अभी 1 सप्ताह पहले ही उसको कॉरिडोर को स्थानांतरित किया है। कुल मिला के लगभग अभी 3000 एकड़ उस कॉरिडोर में जमीन पड़ रहे हैं और इसमें बहुत से मल्टी लेयर की कंपनियां यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं और उनको जमीन दिया जाएगा। और जब यहाँ उद्योग ये चालू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लाखों युवक जो पंजाब, हरियाणा, सूरत जो जाते हैं उनको वहां जाना नहीं पड़ेगा और उनको घर में ही काम मिल जाएगा। और जहां तक न्यायपालिका के क्षेत्र में आपने जो पूछा तो सिरघाटी में अब 4 सब्जेक्ट एडीजे बैठते हैं और उनको हम लोग देख रहे हैं कि तेजी से लोगों को यहाँ पर निष्पादन भी हो रहा है मुकदमों का। हम लोग मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि और जो शराब स्पेशल कोर्ट है उन यूनिट का भी यहाँ पर सिरघाटी में संचालन हो ताकि बाकी लोगों को गया जाने की जरूरत न पड़े और इसके अलावे जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो सके। ये आप औद्योगिक क्षेत्र के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र जब चालू होगा तो ये डोभी सिरघाटी देश का जाना माना शहरों में शुमार होने लगेगा और इसका स्थान कहना होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो देश के जाने माने शहर हैं, सूरत हैं और शहर हैं जो उद्योग की वजह से जाने जाते हैं, उस तरह से डोभी भी जाना जाएगा और सिरघाटी का भी विकास होगा। अभी खास करके एसआईआर जो चल रहा है, एसआईआर को लेकर के 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है और लगातार वोट चोर, गद्दी छोड़ वगैरह के नारे चल रहे हैं। निशाने पर सत्ता है, निशाने पर सत्तारूढ़ दल है। दूसरी तरफ जन सुराज उभरता हुआ एक राजनीतिक दल है, हर क्षेत्र में इसका बहुत विस्तार हो रहा है। ये दोनों चुनौतियां कैसे देखते हैं आप, अपने क्षेत्र में कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में है और एक सम्मानित नेता हैं। उनको अधिकार है देश के अंदर जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करना और एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो चल रहा है तो ये 2003 में भी एसआईआर चलाया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। तो उस समय लोगों ने इस बात को ये नहीं किया, चूंकि अब मुद्दे लोगों के पास नहीं है, मुद्दों की कमी है। किस मुद्दे से जाए, उन्होंने कहा राज्य सरकार जो यहाँ पर 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया लोगों को, जिससे 1,71,000 इस डिवीजन में जीरो बिलिंग लोगों को आया। अब उनके पास जो है सो यहाँ पर था कि बिहार में जो बहालियों में ये था डोमिसाइल नीति, तो डोमिसाइल को लगा दिया गया ताकि बिहारी छात्र जो प्रतिभावान छात्र उन्हीं को यहाँ पर रोजगार का अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले। अभी वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपए थे उसको 1100 रुपए कर दिए गए। तो जितने भी मूलभूत सुविधाएं थी आम जनों के लिए वो सब लागू कर दिए गए। अब ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं करीब करीब मुद्दा विहीन हो चुके हैं और मुद्दा विहीन हो जाने के कारण क्योंकि एसआईआर के मामले में पब्लिक के तरफ से कंप्लेन बहुत कम, ना के बराबर है, और जिनका कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को सरकार ने सुनने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है
और उनके मामले निष्पादित किए जा रहे हैं। तो अब वे मुद्दा विहीन होने के चलते SIR को लेकर के पैदल यात्रा कर रहे हैं। लोहिया जी भी ने कहा था कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सड़कों पर आंदोलन जरूरी है, तो ये आंदोलन कर रहे हैं तो लोकतंत्र के मजबूती के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन उनका ये SIR के संबंध में जो उनका ये मुद्दा है बिल्कुल निरर्थक है। यहाँ पर किसी का नाम काटने जोड़ने का गलत परंपरा नहीं है। जो लोग मृत हो चुके हैं वैसे लोगों का नाम काटा गया है। जो लोग करीब 10 वर्षों से 15 वर्षों से दूसरे जगह के लोग यहाँ आकर के रहे थे, नौकरी में हो चाहे जिस तरह को, अब यहाँ पर नहीं है तो उनका नाम हटाया जा रहा है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा है। आपने भी कुछ मुद्दों की बात की, खासकर जीरो बिलिंग, मतलब 125 यूनिट जो बिजली फ्री दी जा रही है या जो देने की घोषणा की गई है, 400 से लेकर 1100 रुपया बढ़ाया गया, वृद्धावस्था पेंशन, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले इसकी घोषणा की गई और इसका लाभ भी लोगों को देना शुरू किया गया है। क्या लगता है कि ये तमाम चीजें, तमाम घोषणाएं चुनाव पर कुछ असर डालेंगी? इसका कोई फायदा मिलेगा आपके दल को, आपको? देखिए, जो भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है तो जनता के ऊपर बोझ को आकलन किया जाता है कि जनता इससे कितना बोझिल है। तो 125 यूनिट की बिजली से चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से कम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बिल देने में असमर्थ हैं और वो 50 यूनिट खर्च करते हैं, 100 यूनिट खर्च करते हैं, तो उनको अब जीरो बिलिंग आएगा। अब वो बिजली के फिक्र से मुक्त हो गए और उनको वृद्धावस्था पेंशन जो 400 मिलता था 1100 मिल रहा है, तो उनको कुछ जो घर के खर्चे के लिए भी सरकार ने इंतजाम कर दिया। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान योजना के तहत 3 बार में 2-2 हजार रुपये, 6,000 रुपये देते हैं, जो खेती बाड़ी में उनको खाद बीज के लिए सहायक होता है। तो जो भी ये सब काम है जनता के से जुड़ी हुई सवाल है और जनता बिल्कुल इन सब सवालों से, इन सब निर्णयों से काफी खुश है। हर तरह के लोग इसको चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस तरह का काम चलता रहे, ताकि जनता के ऊपर बोझ कम से कम पड़े और जो उनके ऊपर जो घर का बोझ है कम हो, उनके बाल बच्चे पढ़ें, खुशी से रहें, अच्छे से जीवन व्यतीत करें। और इसका लाभ चुनाव में तो मिलता ही रहता है, क्योंकि 20 साल से यहाँ जनता नीतीश कुमार जी को और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बनाए हुए है। तो जब जनता का कृपा है तभी तो लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं। जन सुराज कितना बड़ा खतरा है? जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय स्तर के स्ट्रेटजिस्ट हैं और बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं। उनके स्ट्रेटजी को हम लोग मानते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी पर काम करना दोनों दो चीजें हैं। तो जन सुराज के जो संस्थापक हैं वो तो स्ट्रेटजी बनाने में काम किए, कभी समस्याओं को हल करने में उनकी भूमिका रही नहीं। अब वो जो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको समस्याओं को हल करने के लिए, समाधान निकालने के लिए काम करना होगा। तो मैं समझता हूं उस मोर्चे पर उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी और जनता पूर्व से जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो समर्पित भाव से देख रही है, उन्हीं को आगे काम करेगी। और जो महागठबंधन के अन्य दल हैं, चाहे जो कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या वामपंथी पार्टियां हो, वो इशू लेस हो गए हैं, जनता के इशू को बढ़िया से काम नहीं कर पाए हैं। तो मैं समझता हूं 2010 की स्थिति में महागठबंधन के लोग पहुंच जाएंगे। 2010 में 22 सीटें थी राजद को, आप क्या कह रहे हैं कि फिर सिमट के 22-25 तक आ जाएंगे? अब बिल्कुल, क्योंकि 2020 में अगर हम लोगों के एनडीए में कुछ मतभिन्नता नहीं हुई होती तो 2020 में भी उनकी स्थिति वही होने वाली थी। हम लोग आपसी मतभिन्नता के कारण बहुत से सीटों को खोए हैं और जो इस बार हम लोगों की एनडीए की जो एकजुटता है, एकजुटता 2010 से बेहतर परिणाम हम लोगों को देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और 2 मामलों में ऐतिहासिक के शेरघाटी की जो सीट है
वो 2009 में क्रिएट हुई थी परिसीमन के बाद, और 2010 में पहला चुनाव हुआ था। तो शेरघाटी के ये पहले विधायक हैं। और दूसरी बात है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में पूरे गया जिला के पहले यादव विधायक हैं। 1947 या 1952 के बाद आज तक गया जिला का कोई भी यादव प्रतिनिधि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हुआ था। तो 2 मामलों में इनकी ऐतिहासिक भूमिका है। और आगे चुनाव है, 2 महीने के बाद लगभग चुनाव होने वाला है, और जदयू के उम्मीदवार के रूप में इनकी यहाँ पर फील्डिंग होने वाली है, एक कैंडिडेट बनने वाले हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे जनता क्या पसंद करती है। धन्यवाद।